हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने से पहले हम अपने आसपास, अपने चारों तरफ बहुत सारी घटनाएं होती हैं, अपने घर में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको पहले हम देखते हैं, उनको समझते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। पहली चीज, जैसे आपने देखा कि गर्मियों में अगर कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है बच्चों, बताइए। आप देखते हैं कि अगर हम गर्मियों में कमरे के ताप पर ही दूध को छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। उसी तरीके से दूसरी परिस्थिति को अगर हम देखें तो लोहे का तवा या तसला या कील, इस सबको अगर हम आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तब क्या होता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि लोहे का तवा या तसला या कील को अगर हम आर्द्र वायुमंडल में छोड़ देंगे तो उसमें जंग लग जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से अंगूर का किण्वन हो जाता है। किण्वन का मतलब अंगूर से उसका रस निकाल लिया जाता है या निकल जाता है किसी तरीके से, किसी क्रिया के द्वारा, तब क्या होता है। भोजन को पकाया जाता है, तो भोजन कैसे पकता है, ऐसे ही तो नहीं पक जाता, उसको कहीं ना कहीं ऊष्मा देनी होती है, आग जलाना होता है, ऊष्मा देनी होती तभी पकता है ना। और लास्ट है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम भोजन करते हैं और हमारा शरीर उस भोजन को पचा लेता है और हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन को कैसे पचा लेता है, ऐसे तो नहीं पचा लेता होगा, कुछ ना कुछ क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती होंगी, तभी हमारा भोजन पच जाता है, ठीक है ना। तो ये सब परिस्थितियां क्या हो गई, आपके आसपास हमारे घर में होने वाले कुछ परिस्थितियां हैं जिनको आपने देखा कि ये सारी होती हैं। अब एक क्रियाकलाप देखते हैं, छोटा सा एक क्रियाकलाप है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चित्र को आप बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये एक आदमी है, आदमी का हाथ है और उसने एक चिमटा ले रखा है, और उस चिमटे में आप यहाँ पे एक छोटा सा ये देखिए, ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम की रिबन है। ये क्या है, मैग्नीशियम की रिबन को चिमटे से उसने पकड़ा है और ये बर्नर है। बर्नर में ये क्या है, लो जल रही है, आग जल रही है और उस मैग्नीशियम के रिबन को एक व्यक्ति चिमटे से पकड़ के उसको जला रहा है। तो क्या होगा बच्चा, अगर मैग्नीशियम की रिबन को चिमटे से पकड़ के जलाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और जलने के बाद उसकी जो राख हमें प्राप्त होगी, जैसे हम कागज जलाते हैं या कुछ और चीज जलाते हैं तो उसकी, लकड़ी जलाते हैं तो उसकी क्या प्राप्त होती है, राख प्राप्त होती है। उसी तरीके से जब मैग्नीशियम की रिबन को हम यहाँ पे जलाएंगे तो वो भी क्या प्राप्त होगी, उसकी भी राख प्राप्त होगी, और उस राख को हम इस प्लेट में रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद एक और क्रियाकलाप हम और लेते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप अभी हम आगे बताएंगे, यहाँ आप क्यों देख रहे हैं, क्यों इसको समझ रहे हैं। बहुत सारे क्रियाकलाप यहाँ पे दिए गए हैं, इन क्रियाकलापों को आप देखेंगे। क्रियाकलाप नंबर 2 है ना, ये दिया हुआ क्रियाकलाप नंबर 1.2 और 1.3, ये हमारे दो क्रियाकलाप हैं। उसी तरीके से एक और इसको आप पढ़ सकते हैं अपने आप, है ना। एक और क्रियाकलाप मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा, कि अगर बहुत सारे लोग होते हैं, उनके घरों में पुताई जब होती है तो चूने की पुताई होती है। जब चूने को आप बाल्टी में पहले भिगोते हैं, पानी के साथ भिगोते हैं, तो आपने अनुभव किया होगा क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब चूने में पानी डाल देते हैं या पानी में चूना डाल देते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, उबलने लगता है। और अगर हम बाल्टी को बाहर से छुएं तो हमें पता चलता है कि बाल्टी गर्म हो गई है और उसमें से एक गैस भी निकलने लगती है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये कुछ आपकी क्रियाकलाप हैं। यहाँ पे ये एक बीकर लिया हुआ है, बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड और उसके बाद जस्ते को डाल दिया गया है और उसको हिला दिया गया है। हिलाने पे आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब इस क्रियाकलाप को जब आप अगर करेंगे, लैब में करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो बीकर है ये हल्का सा गर्म भी हो गया होगा, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समझ रहे थे। रासायनिक अभिक्रिया, अगर हम इन सब क्रियाकलापों को देखें और हम समझें
तो हमें क्या पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई है या हुई है कैसे पता चलता है। तो अगर किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, जैसे अभी हमने देखा था मैग्नीशियम की जो रिबन थी उसको जब हमने जलाया तो वो पहले रिबन थी, मतलब एक पन्ने की तरह थी, बाद में वो क्या हो गया, वो राख में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन अगर होता है, कोई हमारे क्रियाकलाप हम करें और उसके बाद हम देखें कि उसके रंग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। गैस का निकलना, गैस उत्सर्जित हो रही है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। या फिर तापमान में परिवर्तन, जैसे कि हमने चूने और बाल्टी वाला एग्जाम्पल लिया था, तो हम देख रहे थे कि हमारी बाल्टी जो है वो क्या हो रही थी, गर्म हो गई थी। तो इसका मतलब ताप में परिवर्तन हो रहा है। अगर इन सब में से कोई भी चीज़ आप परिवर्तन, किसी भी चीज़ में परिवर्तन देखते हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, तभी उस वस्तु के या पदार्थ की अवस्था में या रंग में या परिवर्तन हुआ है, या तापमान में परिवर्तन हुआ है, या गैस का निकास या गैस का उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी जो हमने काम किया है, जो हम अभी बता रहे थे कि मैग्नीशियम को जब जलाते हैं, है ना, तो जलाने के बाद क्या बनता है, अगर हम उसको लिखना चाहें तो सबसे पहले देखिए ये लिखा गया है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन उसका हो जाता है। अगर हम इसको हिंदी में या वाक्य में लिखना चाहें तो देखिए आप देख रहे हैं कम से कम ये 2 लाइन में लिखा गया है ना। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्यों में लिखने पे बहुत लंबा लग रहा है। अगर हम इसी को शब्द समीकरण के द्वारा लिखना चाहें, मतलब इस तरीके से लिखना चाहें, तो ये बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। देखिए एक लाइन में ये सारी चीज़ें आ गई। कैसे हमने लिखा, हमने ये लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिबन हमने ली थी और इधर हमने लिख दिया ऑक्सीजन, क्योंकि उसको जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ नहीं जलेगी, मतलब आग नहीं जलेगी। इसलिए मैग्नीशियम के साथ प्लस में क्या कर दिया हमने, ऑक्सीजन। मतलब मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो ये देखिए ये तीर बनाया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो क्या बनता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मतलब मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो समीकरण को लिखने का तरीका ये होता है। इससे ये होता है कि वाक्य, बहुत लंबा वाक्य आपको नहीं लिखना पड़ता है, समीकरण के रूप में आप इस तरीके से लिख देते हैं तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं तीर के द्वारा दो तरफ के पदार्थों को दिखाया जाता है। ये एक तीर के पीछे की तरफ या बाईं तरफ जो पदार्थ लिखा होता है उसे अभिकारक कहते हैं, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन हो रही है। और तीर के बाईं तरफ वाला जो पदार्थ होता है वो कहलाता है हमारा उत्पाद, क्योंकि ये बना है इन दोनों के मिश्रण से या इन दोनों की क्रिया से, अभिक्रिया से ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ बना है। तो पीछे तीर के पीछे वाला जो है पदार्थ हमारा वो अभिकारक कहलाता है और इधर वाला हमारा क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या तरीका है, तो लिखने का इस तरीके से तरीका है। और रासायनिक समीकरण में तीर के पीछे वाला जो भी पदार्थ होता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं और राइट हैंड साइड वाला जो होता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण आपने वो पीछे देखा कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित का मतलब जितना दाएं बाईं तरफ था उतना ही दाहिनी तरफ भी प्राप्त होना चाहिए। आप लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, 9th में आप लोगों की कोर्स में है, उसको आपने पढ़ा है, समझा है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। मतलब द्रव्यमान को न तो आप निर्माण कर सकते हैं और न ही उसको समाप्त कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और विनाश कर सकते हैं, मतलब कुछ नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो इसका मतलब जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही अभिक्रिया के बाद उस वस्तु का द्रव्यमान होना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ। तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक कोई भी समीकरण है तो उसको क्या करना जरूरी है,
संतुलित करना जरूरी है। बिना संतुलन के हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरी तरीके से उसका पालन नहीं हो सकता। ठीक, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या मतलब हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो पालन है वो तभी हो सकता है जब उसको संतुलित किया जाए। ठीक है, अब संतुलन के लिए एक हम इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। पहले हम देख लें। देखिए, जिंक इधर लिखा हुआ है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम मिलाते हैं, जो अभी हमने बीकर में मिलाया था, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यही बनता है। मतलब इधर वाला जो ये है इसे कहेंगे अभिकारक और ये इधर वाला ये कहेंगे उत्पाद। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो जिंक का मतलब हो गया Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब हो गया H2SO4, जिंक सल्फेट बनता है मतलब ZnSO4 और हाइड्रोजन का मतलब हो गया H2, ये हाइड्रोजन हो गया। अब समीकरण को संतुलित करना है। समीकरण को संतुलित करने का मतलब ये होता है कि इस तीर के बाईं तरफ जितने भी हमारे तत्व हैं या पदार्थ हैं, उनका जो परमाणुओं की संख्या, उनमें परमाणुओं की जो संख्या है वो इधर भी परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा जो समीकरण है वो क्या होगा, संतुलित होगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम संतुलित करेंगे। यहाँ पे आप देखिए जिंक कितना लिखा हुआ है, एक बार, मतलब जिंक के कितने परमाणु हैं, एक परमाणु है। उसी तरीके से आगे बढ़िए, यहाँ देखिए हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, मतलब हाइड्रोजन कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु हो गए। उसके बाद लिखा है S, देखिए यहाँ पे सल्फर, सल्फर सिर्फ अकेला लिखा है, इसका मतलब 1 परमाणु हो गया। और उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे लिखा है 4, इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु। मतलब बाईं तरफ के हमने सभी जो भी हमारे पास तत्व थे उन सब के परमाणुओं की संख्या देख ली कि जिंक में 1 है, हाइड्रोजन में 2 है, सल्फर में 1 है और ऑक्सीजन में 4 है। अब उसी तरीके से इधर भी जिंक में कितना होना चाहिए, इधर 1 था तो जिंक में इधर भी देखिए 1 है। S सल्फर 1 था, इधर भी 1 था, इधर भी 1 हो गया। ऑक्सीजन देखिए इधर भी 4 था, इधर भी 4 हो गया। और H2 हाइड्रोजन के इधर भी 2 थे और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2 हो गए। मतलब समीकरण के बाईं तरफ और दाईं तरफ परमाणुओं की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। अगर इस तरीके का हमारा समीकरण है तो हम कहते हैं कि जो हमारा समीकरण है वो संतुलित अवस्था में है। ठीक, अब बहुत सारे इसमें तो डायरेक्टली आपको संतुलित अवस्था में दिख गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी समीकरण हैं जो कि आपको संतुलित अवस्था में नहीं दिखेंगे, उनको आपको संतुलित करना होगा। तो किस तरीके से हम समीकरण को संतुलित करेंगे उसको हमें आगे पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम आप यहाँ पे देख लें। देखिए जिंक का 1 परमाणु पहले था LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, बाद में भी 1 ही, हाइड्रोजन के 2 थे 2, सल्फर के 1 थे 1 और ऑक्सीजन के 4 थे 4, जो ऊपर यहाँ पे हमने दिखाया था ये। ठीक है, तो इसके लिए ये सारणी बना दी गई है। तो किस तरीके से हम समीकरण को संतुलित करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक आपने क्या समझा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, ठीक है, उससे संबंधित कुछ क्रियाकलाप आपने देखे। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को किस तरीके से मतलब संतुलित अवस्था में क्यों रखना जरूरी है, ये सब आपने देखा। अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज का लेक्चर, और उसके बाद कल से हम लोग पढ़ेंगे कि इस रासायनिक समीकरण को, अगर कोई दूसरी ऐसी समीकरण है जो संतुलित अवस्था में नहीं है तो उसको हम कैसे संतुलित करेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए।